नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल JL अकाउंट्स क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको RSR की जो MCQs है और नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब उसी के कंटिन्यूएशन में मैं जो RSR में जो अपडेशन हुए हैं, आपके जो लेटेस्ट अपडेट हैं, उनके लिए मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ, क्योंकि आपकी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो अपन बात करते हैं जो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं। तो सबसे पहले राज्य कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति दिवस पर ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति समय पर जारी करने की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष की होगी। मतलब जो भी स्टेट एम्प्लॉय होगा, उसकी जब रिटायरमेंट डेट आएगी, सुपरएनुएशन डेट होगी, उसी दिन उसके जो पेंशन जो परिलब्धियाँ बनेगी, परिलाभ बनेंगे, जो उसको परक्यूसिट होंगे, जितने भी पेंशन के जो भी लाभ मिलने हैं, उनकी जो सैंक्शंस होगी, जो स्वीकृतियाँ होगी, वो उसी दिन जारी होने की जो भी कार्रवाई करनी होगी, इसके लिए जो जिम्मेदारी होगी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ऑफिस की होगी। यदि जो निर्धारित समय है उस तक कार्रवाई नहीं होती है तो जो डीम्ड अप्रूवल मानी जाएगी। मतलब ये माना जाएगा कि अप्रूवल है, जो पेंशन के जो परिलाभ बन रहे हैं ऑटोमेटिकली उनको सही मानते हुए ई पेंशन सेट ऑटो प्रोसेस जो है, मतलब जो पहले से ऑटो प्रोसेस है इसके लिए डिसाइडेड है, उसके हिसाब से जो पेंशन की गणना होगी उसी हिसाब से पेंशन विभाग को वो भिजवा दी जाएगी, स्वतः अग्रेसित हो जाएगी, मतलब ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। जिसका अगर इसमें कोई भी कमी रहती है, कुछ भी दिक्कत रहती है, गलती रहती है, तो उसकी जो समस्त दायित्व जो होगा वो संबंधित कार्यालय या विभाग का ही होगा। ये वित्त विभाग का ऑर्डर है, ये दिनांक 28/6/2023 का। तो ये एक अमेंडमेंट इसमें हुआ है। फिर दूसरा है मकान किराया भत्ता उन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को मिलेगा जिन्होंने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के 1 माह के भीतर आवेदन कर दिया हो। मतलब जो हाउस रेंट अलाउंस होगा वो उन्हीं प्रोबेशनर ट्रेनी को मिलेगा जिनने जो प्रोबेशन ट्रेनी जो प्रोबेशन पीरियड है, जो अवधि है प्रशिक्षण की अवधि, वो पूर्ण होने के 1 महीने के भीतर ही अप्लाई कर दिया हो HRA के लिए, 1 महीने के अंदर ही आवेदन कर दिया हो तो ही उनको HRA का लाभ मिलेगा। नहीं तो जिस दिन वो अप्लाई करेंगे उस दिन से उसको लाभ मिलेगा। एक राज्य कर्मचारी को देय तदर्थ बोनस एड हॉक बोनस प्रशिक्षणार्थी को नहीं मिलता है। जो राज्य कर्मचारियों को जो बोनस अपन नॉर्मली बात करते हैं जो दिवाली पर मिलता है, जिसको अपन तदर्थ बोनस यानी एड हॉक बोनस भी कहते हैं, वो प्रोबेशनर ट्रेनी को नहीं मिलता है। ये जो वित्त विभाग का आदेश दिनांक 18 नवंबर 2019 उससे ये आदेश जारी हुए हैं, जिसमें ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि प्रोबेशनर ट्रेनी को बोनस नहीं मिलेगा। साथ ही हड़ताल, सामूहिक आकस्मिक अवकाश और बहिष्कार में भाग लेने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर असाधारण अवकाश दिया जाएगा। उक्त अवधि वेतन वृद्धि के लिए गणना में शामिल मानी जाएगी। मतलब कोई भी हड़ताल स्ट्राइक पे रहता है, कोई सामूहिक मतलब जो मास कैजुअल लीव ले लेते हैं, मतलब सारे कर्मचारी मिलके, या कोई बहिष्कार में शामिल होता है, उसके कारण वो ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो पाता है, एब्सेंस होती है उसकी ड्यूटी से, तो इसको नो वर्क नो पे के हिसाब से उसको लीव विदाउट पे माना जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव माना जाएगा। मतलब उसको सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन इस जो अवधि होगी जो जिसमें ये अनुपस्थित थे उसको वेतन वृद्धि के लिए, मतलब इंक्रीमेंट के लिए शामिल माना जाएगा। मतलब उसको इंक्रीमेंट के लिए जो गणना करेंगे अपन, कैलकुलेशन करेंगे, उसमें उस अवधि को शामिल मानते हैं। मतलब इसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिनांक 14 मार्च 2022 का ऑर्डर है वित्त विभाग का। फिर नियम 112 है जो अध्ययन अवकाश से रिलेटेड है, जो स्टडी लीव से रिलेटेड है, उसमें संशोधन किया है कि चिकित्सक अधिकारी को पोस्ट ग्रेजुएशन या सुपर स्पेशलिटी कोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए 36 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब जो मेडिकल ऑफिसर होंगे उनको पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई सुपर स्पेशलिटी कोर्स वो करना चाहते हैं, उसकी डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनको 36 माह का मतलब 3 साल का स्टडी लीव स्वीकृत की जा सकती है। ये आदेश दिनांक 31 जुलाई 2020 का। फिर है RPSC या अन्य किसी संस्थान द्वारा आमंत्रित किए गए विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को 1 वर्ष में 15 दिवस के स्थान पर उक्त संस्थान द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर 30 दिवस तक कर्तव्य अवकाश ड्यूटी लीव की अनुमति दी जा सकती है। मतलब कोई भी RPSC या कोई भी और इंस्टीट्यूशन किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, कोई विषय विशेषज्ञ है, उसको आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है अपने संस्थान में, तो उनको 15 दिवस की ड्यूटी लीव मिलती थी, कर्तव्य अवकाश पहले मिलता था, जिसको अब बढ़ाकर इसको 30 दिवस तक का कर दिया। लेकिन ये किसके आधार पर मिलेगा? ये जो संस्थान जिसने उनको बुलाया है वो उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी करेंगे, मतलब उनकी ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उसमें जितने दिवस का वो ड्यूटी बताएंगे कि हमारे यहाँ उपस्थित रहें, उतनी अवधि का उनको ड्यूटी लीव यानी कर्तव्य अवकाश दिया जा सकता है। ये दिनांक 24 अप्रैल 2023 का ही ऑर्डर है, लेटेस्ट ही है बिल्कुल।
फिर है परिवीक्षाधीन, जो परिवीक्षा काल में असाधारण अवकाश के संबंध में आंशिक संशोधन हुआ है। कोई मतलब जो आपका प्रोबेशन ट्रेनी जो पीरियड होगा जिसमें आप प्रोबेशन पे रहेंगे, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के संबंध में कोई नियम है। वो क्या है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो सेवा में शामिल होने से पूर्व से पहले किसी अध्ययन पाठ्यक्रम को जारी रख रहा हो था या निकट भविष्य में होने वाली किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और अवकाश पर जाने से पूर्व उसने अवकाश के लिए आवेदन किया हो, तो उसे उस पाठ्यक्रम को जारी रखने या निकट भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की अवधि के लिए असाधारण अवकाश की अनुमति दी जा सकेगी, परंतु उतनी अवधि के लिए प्रशिक्षण अवधि बढ़ जाएगी। उक्तानुसार मामले में निर्णय करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी एवं प्रशासनिक विभाग सक्षम है। मतलब जो प्रोबेशनर ट्रेनी है, जो सेवा में आने से पहले मतलब जिनका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन उन्हें ज्वाइन नहीं किया, उससे पूर्व वो कोई अध्ययन पाठ्यक्रम कर रहे थे, कोई स्टडी कर रहे थे, या कोई उनकी एग्ज़ाम उनने फॉर्म भर रखा था और निकट भविष्य में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम उनकी होने वाली थी, मतलब आपके ज्वाइनिंग से पहले ही, और वो अवकाश पर जाने से पूर्व, मतलब जब उसने ज्वाइन किया तो उसने अवकाश पर जाने से पूर्व अवकाश के लिए अप्लाई कर दिया हो, तो जो पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए या भविष्य में होने वाली, जो निकट भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उसको जो अवधि स्वीकृत की जाएगी वो असाधारण अवकाश दिया जाएगा। मतलब उसको असाधारण अवकाश की अनुमति दी जा सकती है इस पीरियड के लिए, लेकिन उक्त अवधि जितनी अवधि के लिए उसको असाधारण अवकाश दिया जाएगा इस कार्य के लिए, उतनी अवधि तक उसका प्रशिक्षण काल जो होगा, प्रशिक्षण अवधि जो होगी वो बढ़ जाएगी। मान लो उसको 1 महीने तक असाधारण अवकाश दे दिया जाता है इन कार्यों के लिए, तो उसका 2 साल की जगह वो 1 महीना और बढ़ जाएगा उसका प्रशिक्षण अवधि, मतलब 1 महीना ज़्यादा उसको प्रोबेशन करना पड़ेगा। और ये जो इस ऐसे मामले होंगे, इसमें जो डिसाइड करने का जो पावर है, जो निर्णय करने की जो पावर है, वो नियुक्ति प्राधिकारी मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी और जो प्रशासनिक विभाग है, जो उस डिपार्टमेंट का कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उनको ये पावर दी हुई है। तो ये 22 फरवरी 2021 का ऑर्डर है। फिर असाधारण अवकाश कौन स्वीकृत करेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो कौन स्वीकृत कर सकता है, तो 1 माह तक तो नियुक्ति प्राधिकारी मतलब जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो 1 माह तक तो वो कर सकता है, और 1 माह से अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अपरिहार्य परिस्थितियों, मतलब विशेष परिस्थितियों में, जब वो एक्सेप्शनल बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो जाए उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइडेबल जो सिचुएशन आएगी, उसमें प्रशासनिक विभाग मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा कंसर्न, वो इसको स्वीकृति दे सकता है। तो ये एफडी का रूल्स है 6 जनवरी 2020 का। फिर परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर यदि किसी कर्मचारी का स्थायीकरण फिक्सेशन नहीं किया गया है तो 6 माह पश्चात वरिष्ठता के आधार पर उसे स्थायी मानने का हकदार होगा। यह संशोधन राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2022 के तहत किया गया है। यह नियम 20 जनवरी 2006 से लागू माना जाएगा। मतलब जो प्रोबेशन ट्रेनी है उसने अगर अपना प्रोबेशन पूरा कर लिया, प्रशिक्षण अवधि जो है वो सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है, और यदि उसका स्थायीकरण नहीं किया गया, उसकी अवधि के पूर्ण करने के बाद भी फिक्सेशन नहीं किया है, जैसा कि आपको पता है 2 साल बाद आपको फिक्स किया जाता है मिनिमम पेपर, अगर वो नहीं होता है और 6 माह गुजर जाते हैं तो 6 माह पश्चात ऑटोमेटिकली उसको सीनियरिटी के आधार पर, जो उसकी सीनियरिटी बनती है उसके आधार पर उसको स्थायी मानते हुए, परमानेंट मानते हुए उसको हकदार होगा वो परमानेंट माने जाने का। ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2022 के तहत हुआ, मतलब सभी सेवाओं पर ये लागू हो रहा है। और ये लागू कब से हुआ है, ये 20 जनवरी 2006 से लागू माना जाएगा, जबकि ये ऑर्डर कब निकला है, ये 4 फरवरी 2022 को निकला है। मतलब इसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया है, पुराने भूतपूर्व प्रभाव से इसमें संशोधन किया गया है। एक महिला की राज्य सेवा में नियुक्ति से पूर्व संतान बच्चे का जन्म होने पर नियुक्ति उपरांत मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जो कि पूर्व ज्ञापन दिनांक 23/12/2021 के स्थान पर हाईकोर्ट के निर्णय दिनांक 7/12/2020 से मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। यह 29 नवंबर 2022 को एफडी ने वापस रूल वो अपना ज्ञापन निकाला है, कोई मतलब ऑर्डर निकाला है, जिसमें पहले उसने ऑर्डर जो निकाला था वो 23 दिसंबर 2021 का निकाला था, जिसमें उनने जो ये लाभ देने की बात थी मातृत्व अवकाश वो 23 दिसंबर 2021 से देने की बात थी, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके उनने क्या कर दिया, वो हाई कोर्ट का जब डिसीजन आया था इसके मामले में वो 7 दिसंबर 2020 को आया था, तब से उसको लागू कर दिया। अभी इसमें हुआ क्या है, इसमें यह है कि कोई भी महिला कर्मचारी है जो सेवा में आने से पहले पूर्व ही अगर उसका कोई संतान हुई हो, कोई बच्चे का जन्म हुआ हो और उसको 180 दिवस पूर्व पूर्ण नहीं हुए हो, मतलब 180 दिवस से आसपास ही उसका बच्चे का जन्म हुआ हो ज्वाइन करने से पहले, तो उसको ज्वाइन करने के बाद भी मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। फिर है चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के संबंध में दिशा निर्देश जो हैं, जो शिशु देखभाल अवकाश जो होता है, जो बच्चों की केयर के लिए जो अवकाश स्वीकृत किया जाता है उसके संबंध में दिशा निर्देश आए हैं, डायरेक्शंस आए हैं, वो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 10 सितंबर 2018 से आए हैं।
और इसमें क्या पॉइंट है, एक तो ये है एकल पुरुष कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव दे होगी, मतलब जो एकल पुरुष होगा उसको भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। साथ ही चाइल्ड केयर लीव सामान्यतः 2 साल के लिए यानी 730 दिवस के लिए दे होती है, 730 दिवस के लिए ही मिलती है मतलब मैक्सिमम। तो एकल पुरुष से यहाँ क्या तात्पर्य, यहाँ अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा व्यक्ति से होता है। अविवाहित मतलब जो सिंगल हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो। विधुर हो मतलब जिसका विडोअर जिसको बोलते हैं, जिसकी वाइफ का डेथ हो गई हो, या तलाकशुदा मतलब जिसका डाइवोर्स हो गया। ये तीनों व्यक्ति एकल पुरुष कहलाते हैं। तो इनको भी चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। वित्त विभाग का ऑर्डर दिनांक है 20 जुलाई 2020। फिर पूर्व प्रसव के दौरान पैदा हुई निःशक्त संतान कुल बच्चों की गणना में शामिल नहीं मानी जाएगी। मतलब किसी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है और निःशक्त संतान होती है, मतलब तो वो कुल बच्चों की गणना में, मतलब जो अपन बोलते हैं 2 बच्चे ही होने चाहिए, तो उस गणना में शामिल नहीं मानी जाएगी, वो अलग से उसको रखते हैं। ये एफडी का रूल है 3 जुलाई 2019 का। फिर है हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना होने पर 30 दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा। स्पेशल लीव उनको मिलती है। कोई हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो डॉक्टर हो गए, नर्स वगैरह, वार्ड बॉय जो अपने हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको जो डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट में रहते हैं, उनको 30 दिवस का विशेष अवकाश मिलता है अगर उनको खुद को कोरोना हो जाता है। तो ये कोरोना के लिए अलग से ऑर्डर निकले थे। ये 19 नवंबर 2020 को ऑर्डर है एफडी के। फिर 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारी के लिए नवीनतम जीपीएफ योजना लागू हो गई है, जिसके तहत जीपीएफ 2004 खाता खोला गया। मतलब वित्त विभाग के जो आदेश दिनांक है 11 दिसंबर 2020, इसके द्वारा जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो अपॉइंट हुए हैं कर्मचारी, उनके लिए जीपीएफ योजना लागू हो गई, नवीनतम जीपीएफ योजना। पुराने वाले कर्मचारियों पर तो जीपीएफ योजना लागू ही थी, इसके बाद अब ये जीपीएफ 2004 अकाउंट और खोल दिया। पुराने वालों के जीपीएफ खाता चलता था, अब इनके लिए जीपीएफ 2004 खाता खोला गया है। फिर राजकीय पत्रों और टिप्पणी में हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम, पद एवं दिनांक का आवश्यक रूप से अंकन किया जाए। मतलब ये वित्त विभाग के जो आदेश दिनांक है 30 मार्च 2021, उसके अनुसार जो भी गवर्नमेंट लेटर होंगे या जो भी टिप्पणी की जाएगी, उस पर जो भी कमेंट्स किए जाएंगे नोट शीट पे, उसमें जो हस्ताक्षर होंगे कर्मचारी के या अधिकारी के, उसके नीचे उसका पूरा नाम होगा, पद नाम जो होगा, उसका पोस्ट जो होगी वो, और डेट उसमें आवश्यक रूप से अंकित की जाएगी, जरूर लिखी जाएगी। सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि, काट-छाँट, संशोधन एवं परिवर्तन वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। मतलब कर्मचारी की जो भी सेवा पुस्तिका में कोई भी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी करेक्शन करना है, काट-छाँट या कुछ भी करना है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रायर अप्रूवल, मतलब उसकी पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो सकता। उक्त नियम में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में ऐसा कोई काट-छाँट, परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जा सकता है। मतलब जो कर्मचारी रिटायर हो गया है, उसके सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में उसकी अगर सेवा पुस्तिका में कोई संशोधन करना हो, काट-छाँट करनी हो, परिवर्तन करना हो, तो प्रशासनिक विभाग ये कर सकता है, उसमें वित्त विभाग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उक्त संशोधन प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र, दस्तावेज यथा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन ऑफ जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है। तो ये जो प्रशासनिक विभाग संशोधन कर सकता है, किस आधार पर करेगा, वो जन्म प्रमाण पत्र, दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे कर्मचारी को, उसके आधार पर हो सकता है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, जो एजुकेशन बोर्ड होगा उसके आधार पर जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी मतलब 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट होएगी, सर्टिफिकेट होएगा, या स्कूल का जो टीसी होएगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या जो रजिस्ट्रेशन होएगा जन्म प्रमाण पत्र का, उसके आधार पर ये संशोधन हो सकता है। फिर 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कार्मिक को 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ दे नहीं होगा। ये वित्त विभाग के आदेश दिनांक 11 फरवरी 2020 के अनुसार 30 जून को कोई भी कार्मिक रिटायर हो रहा है सेवा से, तो उसको 1 जुलाई को, जो अपन ने बात की थी 1 जुलाई को वेतन वृद्धि मिलती है, 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है, उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान, मतलब जो रिटायरमेंट पर जो अनयूज्ड जो पीएल रह जाती है, उनके बदले जो एनकेस करवा लेते हैं, उसके संबंध में ये हुआ है। नियम 91B के उपनियम 1 के अनुसार सेवानिवृत्ति पर शेष रहे उपार्जित अवकाश का भुगतान उन प्रकरणों में देय नहीं होगा जहां कार्मिक से विभागीय कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई के तहत राशि की वसूली की संभावना हो। मतलब जो सेवानिवृत्ति पर अनुपार्जित जो अवकाश थे, शेष रह गए, जिनका उसने यूज़ नहीं किया, उनका भुगतान उन प्रकरणों में नहीं होगा। मतलब उसको नगद भुगतान नहीं मिलेगा कार्मिक को जहां उसके विभागीय कार्रवाई चल रही है, मतलब कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है उस पर, या कोई आपराधिक कार्रवाई चल रही है उस पर, तो उसमें अगर उसकी कोई ये लगता हो, कोई संभावना हो कि उससे राशि की वसूली हो सकती है, रिकवरी बन सकती है उसकी, तो उसकी
जो नगद लाभ का फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा, उपार्जित जो अवकाश रहे हैं अनुपयोजित उनके बदले। ये एफडी का ऑर्डर है 21 जनवरी 2022 का। फिर है सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड इत्यादि के अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति रिवर्स डेपुटेशन पर लेने संबंधी दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 18 में संशोधन। मतलब जो अपन ने बात कही थी रिवर्स डेपुटेशन के संबंध में क्या दिशा निर्देश हैं, उसके आधार पर तो कार्मिक को उसकी सेवानिवृत्ति तिथि तक विपरीत प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है। अपन ने जब बात की थी, जब अपन पढ़ रहे थे फॉरेन सर्विस, उसमें यह था कि रिवर्स डेपुटेशन पे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पूर्व ही बुला लिया जाएगा, जो उसका पैतृक संस्थान होगा वहाँ पर सरकार में उसको रिटायरमेंट तक नहीं रखा जाता है। तो अब इसमें ये अमेंडमेंट हो गया है, कार्मिक को उसकी सेवानिवृत्ति तक विपरीत प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है, उसको रिटायरमेंट डेट तक उसके यहाँ रखा जा सकता है। और ये जो ऐसे सेवानिवृत्ति होएगी तो यहाँ पर जो उसको पेंशन परिलाभ जो मिलेंगे उसका भुगतान उसके पैतृक संस्थान द्वारा किया जाएगा। जो भी उसका इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ से भी उसको लगाया गया है, वहाँ से उसको ये पेंशन परिलाभों की उसको ये जो भी उसके बनते हैं वो उसकी पेमेंट वहीं से ही होगा। ये एफडी का जो अमेंडमेंट हुआ है, ये जो ऑर्डर आया है, ये 9 जून 2023 को आया है, बिल्कुल लेटेस्ट ही है। 9 जून 2023 का नियम अनुभाग का ये ऑर्डर है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये अपडेट्स आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ मैंने लगभग आपको RSR के जो अमेंडमेंट हुए हैं, अपडेट्स हुए हैं, उनसे आपको रूबरू करवा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल से यूँ ही बनिया रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।